मेरा नाम सुशील कुमार, मैं सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से। आज हम कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन का एक टॉपिक है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब इंटरनल ट्रेड। देखिए, इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरनल ट्रेड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण से एक बात लेना चाहूँगा ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये पेन है, ठीक है, ये पेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। मार्केट से जब हम ये पेन खरीद कर लेकर आते हैं, इवन पेन का एग्जांपल ही नहीं, कुछ भी, ये मार्कर है आपके पास, ये डस्टर है, आपकी बुक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैन आई शो यू? ये बुक्स वगैरह जो आपकी अपनी मार्केट से आप लेकर आते हैं, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं जिसके पास जो है ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और वो हम ज़्यादा दूर नहीं, वो हमारे आसपास ही होते हैं, गली मोहल्ले में या आसपास हमारे नज़दीक की दुकान में होते हैं। तो हम लोग क्या हैं, हमने एक पेन की आवश्यकता है तो वो ले लिया, एक रजिस्टर की आवश्यकता है वो ले लिया, एक एक चीज़ों की जिनकी आवश्यकता होती है हमें, वो चीज़ें हमने ले ली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो दुकानदार ने उस पर प्राइस लिखा हुआ था, आपने देखा होगा उसके ऊपर MRP लिखा होता है ऐसे करके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मान लीजिए 150, 100 रुपीज़, कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस लिखा होता है। पेन जो होता है ऑलमोस्ट जो है 3-4 रुपये का, 5 रुपये का, इस तरह से हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है उसने आपसे 10 रुपये कहा, आपने उसको 10 रुपये दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि ये पेन जो है उसके पास कहाँ से आया, रजिस्टर, कॉपियाँ, जो भी चीज़ आप लेकर आए, ये सब उस दुकानदार के पास कहाँ से आई? ये सब चीज़ें उसने खुद से मैन्युफैक्चर नहीं की हैं, उसने खुद से नहीं बनाई हैं ये, ठीक है। वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से लेकर आया है जो उसको सेल आउट करता है या जहाँ पर ये बनती हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति से आप वो वस्तुएं लेकर आए हैं वो एक साधारण दुकानदार है, उसको हम कहेंगे फुटकर विक्रेता। क्या कहेंगे? फुटकर विक्रेता या फुटकर व्यापारी, ठीक है। अब यहां पर ये जो जिससे आप सामान लेकर आए हैं वो फुटकर विक्रेता, इसने भी इस वस्तु को अपने घर पर नहीं बनाया है, ये भी किसी से लेकर आया है। ये जिससे लेकर आया है वो उसका नाम है थोक व्यापारी। क्या नाम है उसका? थोक व्यापारी, होलसेल ट्रेडर। होलसेल ट्रेडर ने भी इसको अपने घर पर नहीं बनाया है, ये भी किसी ऐसे व्यक्ति से लेकर आया है जहां से या तो इससे बड़ा दुकानदार है वो, या जहां पे इस वस्तु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये जिससे लेकर आया है, यानी कि ये जिससे लेकर आया है वो है उत्पादक, ठीक है। हमारा जो उदाहरण एग्जाम्पल जो शुरू हुआ पेन से, कॉपीज, रजिस्टर से, आपके परचेज करने से लेकर, अब ये बात यहां से आगे बढ़ती है कि फुटकर विक्रेता से तो आपने लिया, आप वो एक ग्राहक, और फुटकर विक्रेता किससे लेकर आया? थोक विक्रेता से, और थोक विक्रेता ने किससे लिया? उत्पादक से, अर्थात मैन्युफैक्चरर से, निर्माता से, जो वस्तु का निर्माण करता है उससे, ठीक है। यहां पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं दो से रिलेटेड है, फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता, यानी कि फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। क्लियर ये सब बात? इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, जो हमारा टॉपिक है मेन। सबसे पहले हम लेंगे थोक विक्रेता यानी कि थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड, ठीक है। अब देखिए, होलसेल ट्रेड, अगर मैं एक पंक्ति में इसे कहूं कि होलसेल ट्रेडर का मतलब होता क्या है, थोक विक्रेता का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यापारी, एक ऐसा विक्रेता जो एक या दो वस्तु का व्यापार बड़ी मात्रा में करता है,
बहुत बड़ी मात्रा में वो उस वस्तु का व्यापार करता है, केवल एक या दो का ही। ठीक है, यहां पर यदि आप एक कस्टमर बनकर उसके पास जाएंगे, मान लीजिए कि रजिस्टर की आवश्यकता है, आपको पेन की आवश्यकता है, और आप उस होलसेलर डीलर के पास जाकर ये कहेंगे कि भाई साहब एक पेन दे दो, तो वो शायद नहीं देगा, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में व्यवसाय करता है, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदता है और बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है। इतनी मात्रा में कि अगर 20, 30, 50 चाहिए, क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए, तो आप उससे आराम से ले सकते हैं। एक पेन की अगर उससे आप बात करेंगे तो वो आपको नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक चीनी का व्यवसाय, चावल का व्यवसाय, गेहूं का व्यवसाय, आप एक चीनी वाले होलसेलर की दुकान पर जाकर ये कहेंगे कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो भाई साहब, तो वो आपको 1 किलो चीनी नहीं देगा। ठीक है, वो आपको 1 किलो चीनी नहीं देगा। कारण इसका, क्योंकि वो बोरियों में बेचता है उसको, कम से कम 50 किलो, 100 किलो, इस तरह से बड़ी मात्रा में वो उसको बेचता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो अब हम इसको लिखित रूप में किस तरह से कहें, यहाँ पर देखिए, ऐसा व्यापार जहाँ उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल क्रय किया जाता है। ऐसा व्यापार जहाँ पर उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल क्रय किया जाता है और उसको फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार बेचा जाता है। जितनी उनको आवश्यकता है उतनी वो ले सकते हैं, फुटकर व्यापारी। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? इसके बाद परिभाषा के तौर पर अगर हम इसको कहें तो डेफिनेशंस में जो होगा आपका, एवलिन थॉमस के अनुसार कहा है कि एक सच्चा थोक व्यापारी, एक सच्चा थोक व्यापारी वह होता है, वह व्यक्ति कहलाता है जो न तो एक निर्माता है, न तो एक निर्माता है, निर्माता जो माल को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, वस्तुओं को निर्माण करता है, और न ही एक फुटकर व्यापारी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो बेचता है। ठीक है, न तो वह उत्पादक है और न ही वह फुटकर विक्रेता है, वह उन दोनों के बीच की कड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्राहक आप हैं, ये थोक व्यापारी है और ये उत्पादक है। आप तक जो वस्तु पहुँच रही है, आपके पास तक जो वस्तु पहुँच रही है, उसके बीच की कड़ी है ये, यानी कि इन दोनों के बीच की कड़ी है ये। थोक व्यापारी, उत्पादक और फुटकर विक्रेता के बीच की कड़ी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। इसकी विशेषताएं जो होंगी, क्या विशेषता, क्वालिटीज़ क्या होती हैं इसकी, क्या क्या क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका जो हेडिंग आता है वो होता है आपके पास बड़ी मात्रा में माल का क्रय। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये वस्तु का जो व्यापार करता है बहुत बड़ी मात्रा में करता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक पहली पंक्ति में ही बताया है कि जो व्यापारी एक या दो वस्तु का व्यापार जो है बहुत बड़ी मात्रा में करता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता होती है कि ये माल का जो क्रय करता है वो बहुत बड़ी मात्रा में करता है। जब मैन्युफैक्चरर से माल लेकर आता है तो ट्रक के ट्रक उसके यहाँ पर माल के उतरते हैं। क्लियर? दूसरी बात है विशेष वस्तु का व्यापार। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसने बहुत सारी वस्तुएं रख ली अपने पास, ऐसा नहीं करता है वो। वह व्यापारी एक या दो वस्तु, जैसा कि मैंने आपको अपनी बात में बताया है कि एक या दो वस्तु का व्यापार वो करता है। यदि वो चीनी का व्यापार कर रहा है तो चीनी ही उसके पास सिर्फ मिलेगी आपको। यदि वो चावल का व्यवसाय करता है तो चावल ही उसके पास मिलेगा। जैसे रजिस्टर कॉपी की अगर हम बात करें तो वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं रजिस्टर कॉपियाँ जो होती हैं वो जो है सीधे उनसे ही बात करते हैं और ट्रक के ट्रक उनके यहाँ पर माल उतरता है। ठीक है, तो विशेष वस्तु का ही व्यापार करता है। आप उसको जाके बोलेंगे मुझे चीनी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, गेहूँ भी चाहिए, नहीं मिलेगा। एक या दो ही वस्तु उसके पास, हाँ क्वालिटी अलग अलग हो सकती हैं उसकी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है फुटकर व्यापारियों को विक्रय। ये बात हमने अभी अभी इसका हमने चर्चा की है कि ये ग्राहक से डायरेक्ट इंटरेक्शन इसका नहीं होता है। डायरेक्ट आप जाकर उसको कहेंगे कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, या होलसेल जो रजिस्टर कॉपियाँ बेचता है उसके पास जाके कहेंगे एक पेन दे दो, तो वो नहीं देगा। उसकी विशेषता है कि वो केवल फुटकर व्यापारी को ही देता है, क्योंकि फुटकर व्यापारी 150 रजिस्टर तो एक साथ लेगा ही, कम से कम 100, 200, 400 पेन एक साथ लेगा ही। यदि वो चीनी लेगा तो वो 1-2 बोरी कम से कम लेगा। ठीक है, तो वो केवल फुटकर व्यापारी को ही माल को बेचते हैं। चौथा है बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता।
ये जो व्यापारी होता है इसको बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसको केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास अधिक मात्रा में धनराशि होती है। इसके बाद आता है आर्थिक सहायता। ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, फुटकर व्यापारी जो होते हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प भी करते हैं, जैसे उधार माल देकर। मान लीजिए किसी फुटकर विक्रेता ने उससे 1 लाख रुपए का माल परचेज़ किया और उसने पेमेंट में 50-60 हज़ार रुपये दिया, 10-20-30 हज़ार रुपये जो उधार रह गए हैं उसके लिए भी वो उनको सुविधा देता है। तो एक तरह से सहायता करता है वो अन्य व्यक्तियों की, अन्य व्यापारियों की। इसके बाद मांग और पूर्ति में संतुलन। ये क्या करते हैं, ये मांग और पूर्ति में पूरा संतुलन रखते हैं। मांग और पूर्ति में संतुलन से मतलब हो गया, तो जो मार्केट में जिस वस्तु की डिमांड होती है, मार्केट में जिस वस्तु की डिमांड होती है उसी वस्तु का विक्रय ये करते हैं और फुटकर व्यापारी को उसकी सूचना भी देते हैं। तो डिमांड और पूर्ति यानी कि मांग और पूर्ति में दोनों में कंपैरिजन रखते हैं, तुलनात्मक इक्विवेलेंस रखते हैं, बैलेंसिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ इसकी लक्षण विशेषताएं हुई। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लाभ की कि क्या क्या लाभ होते हैं इसके। तो यहां पर अब हम ध्यान रखेंगे कि जिस वस्तु का भी प्रयोग करेंगे वो सीधे रिटेलर से लेकर आएंगे। हाँ, ज़्यादा मात्रा में यदि हमें चाहिए होती है तो वो हम थोक व्यापारी से ले सकते हैं। थोक व्यापारी के कार्य, थोक व्यापारी के कार्य। ठीक है, थोक व्यापारी के कार्यों की हम बात करेंगे। सबसे पहला कार्य इसका लेंगे वस्तुओं का एकत्रीकरण। वस्तुओं का एकत्रीकरण। ठीक है, ये वस्तुओं का एकत्रीकरण करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक उत्पादक से वो सारी वस्तुएं उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाती जितनी उनको चाहिए होती हैं। जैसे होलसेलर की जो दुकानें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं और एक शहर में या एक ज़िले में एक दुकान है या 2 दुकानें हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं और अन्य उत्पादकों से भी उस वस्तु की पूर्ति की हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, किसी भी तरह से रिटेलर को वस्तुएं देंगे। ठीक है, एकत्रीकरण करते हैं। इसके बाद आता है वस्तुओं का विकेंद्रीकरण। वस्तुओं का विकेंद्रीकरण। वस्तुओं का विकेंद्रीकरण से आशय हुआ कि एकत्रित की गई वस्तुओं को भिन्न भिन्न फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा बेचते हैं। मतलब जो वस्तुएं हमने कलेक्ट कर ली हैं तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको दी जाती हैं। ठीक है, जिससे सभी की पूर्ति हो सके, ग्राहकों की सभी की पूर्ति हो सके। तीसरा श्रेणीयन। श्रेणीयन, श्रेणीयन का मतलब होता है ग्रेडिंग। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। आपने देखा होगा कि एक रजिस्टरी यदि हम लेने जाएं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि रजिस्टर यदि हम लेते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरीज में होता है। कुछ रजिस्टर के पेज बहुत स्मूथ होते हैं, वाइट होते हैं, लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं, रफली होते हैं। इसी तरह से है तो दोनों कॉपियाँ ही रजिस्टर ही। पेन भी इसी तरह से होते हैं, एक पेन 3 रुपये का, एक 5 का, 10, 20, 50 इस तरह से, और बहुत महंगे महंगे पेन भी आते हैं। लिखते सभी हैं, लिखा 1-2 रुपये वाली कच्ची पेंसिल से भी जाता है, परंतु क्वालिटी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो श्रेणियन मतलब क्वालिटी की बात बताई जा रही है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसी प्रकार से जो आपकी खाद्य सामग्री है उसकी भी कैटेगरी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे चावल है, चावल की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक चावल 20 रुपये किलो भी है, 30, 40, 50, 100 मैक्सिमम से मैक्सिमम भी बहुत महंगे महंगे भी होते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी सब चीज़ों की होती है, उनको ग्रेडिंग की जाती है, उनको श्रेणियन बनाया जाता है। ठीक है, अर्थ प्रबंध चौथा हेडिंग आता है इसका, अर्थ प्रबंध। अर्थ प्रबंध से मतलब होता है थोक व्यापारी उत्पादक और निर्माताओं को बड़ी रकम देकर
उनकी वित्त संबंधी समस्याओं को हल करते हैं, मतलब उनको थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। जैसे हमारी विशेषता में भी आया था कि थोक व्यापारी जो फुटकर व्यापारी को फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 50-60 हज़ार उसमें दिए उसने पैसे, तो 30-40 हज़ार का उसको उधार भी दे दिया जाता है। वो धीरे धीरे उसको माल को बेचकर उसका भुगतान करता रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है यातायात की सुविधा। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल ले जाने के लिए यातायात की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, जिस प्रकार से वह उत्पादक से माल खरीद कर लेकर आया है और बड़ी मात्रा में लेकर आया, यानी कि ट्रक में माल लेकर आया, तो वो उसको छोटे छोटे साधनों से ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। तो यातायात की सुविधा भी उसमें फुटकर व्यापारी को दी जाती है थोक व्यापारी के द्वारा। बाजार का सर्वेक्षण, बाजार का सर्वेक्षण, बाजार का सर्वेक्षण से मतलब हुआ थोक व्यापारी अपने देश में समय समय पर बाजारों का सर्वेक्षण करते हैं, जिससे उन्हें, सर्वेक्षण मतलब हो गया इंस्पेक्शंस, मतलब मार्केट का मूल्यांकन की किस वस्तु की डिमांड इस समय मार्केट में चल रही है, ग्राहक किस वस्तु को मांग रहे हैं, उस वस्तु को की पूर्ति कराना। तो सर्वेक्षण मतलब बाजार को देखना कि बाजार में किस वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, उस वस्तु की पूर्ति कराना। ठीक है, तो ये आपके जो है थोक व्यापार और थोक व्यापारी के संबंध में कुछ तथ्य हुए, जिसमें अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और लाभ हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुटकर व्यापारी की। फुटकर व्यापारी, आपने देखा होगा कि हमारे गली मोहल्ले में आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिन पर बहुत सारा सामान एक साथ मिल जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा सामान कुछ चाहिए तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, देखिए यहां पर फुटकर व्यापार मतलब जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल बेचा जाता है। ठीक है, फुटकर व्यापार, और जो बेचता है वो व्यापारी। तो यहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्राहकों को माल बेचते हैं, सीधे उत्पादकों, कंज्यूमर को, ग्राहक को, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्राहक को माल बेचते हैं। इनकी विशेषता है एक तरह से कि वो माल बेचते हैं, इसका अर्थ भी हुआ, इसकी विशेषता भी हुई कि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको जो भी चाहिए एक फुटकर विक्रेता से, अर्थात जैसे एक छोटी सी परचून की दुकान से आप जितना चाहें उतना सामान ले सकते हैं। 10-20 रुपए का भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, खुला हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, उसी को फुटकर विक्रेता या रिटेलर कहते हैं। ठीक, इसको देखिए, रिटेलर, रिटेलर जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? रिटेलर शब्द एक फ्रांसीसी भाषा से लिया गया शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये फ्रांस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रिटेलर। मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, री और टेलर। ठीक है, तो रिटेलर का मतलब हो गया, री का अर्थ है पुनः, मतलब दोबारा, और टेलर से मतलब हो गया काटना या बांटना, छोटी छोटी मात्रा में उसको बांटना, छोटे छोटे टुकड़े करना। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि 100 किलो चीनी एक साथ आई है, अब उसको वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेच रहा है, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इस तरह से वो छोटी छोटी मात्रा में उसको बेच रहा है। री मतलब दोबारा, टेलर मतलब काटना या छांटना। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके उसको बेचा जाता है, उसी को फुटकर या फुटकर विक्रेता, फुटकर व्यापारी, रिटेलर कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी परिभाषा, परिभाषा के अंतर्गत जो है मैकार्थी के शब्दों में देखिए क्या कहा है इन्होंने। मैकार्थी इन्होंने कहा है कि गृहस्थों को अंतिम उपभोक्ता की, गृहस्थों को अंतिम उपभोक्ता की पूर्ति करना, गृहस्थों को अंतिम उपभोक्ता की पूर्ति करना फुटकर व्यापार कहलाता है। पूर्ति करना या बिक्री करना, पूर्ति करना या बिक्री करना फुटकर व्यापार कहलाता है। ठीक है जी। मैकार्थी ने कहा है गृहस्थों को अंतिम उपभोक्ता की पूर्ति करना, बिक्री करना फुटकर व्यापार कहलाता है। रिटेलर करना, रिटेलर मतलब री माने दोबारा और टेलर माने काट छाट का, मतलब वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर बेचना। ठीक है, तो ये अर्थ और इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके बाद आती है इसकी विशेषताएं। क्या विशेषताएं होंगी इसकी विशेषताएं, जिस प्रकार से हमने थोक व्यापारी की विशेषताओं को पढ़ा है इसी तरह से इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। थोड़ी मात्रा में क्रय, सबसे पहला इसका हेडिंग होगा थोड़ी मात्रा में क्रय। ठीक, इसके बाद ये क्या करते हैं, होलसेलर से बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को लेकर आते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको बेचते हैं, जैसा कि हमने अभी उदाहरण में भी लिया है। दूसरा जो है आपका, दूसरा इसका हेडिंग आता है अल्प मात्रा में बेचना। अल्प मात्रा में बेचना, होलसेलर से तो लेकर आए हैं अपने हिसाब से जितनी उनको आवश्यकता है, लेकिन अब उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, ये इसकी विशेषता है। तीसरा, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार, मतलब ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो व्यापार करते हैं लेकिन बहुत सारी वस्तुएं इनके पास होती हैं। आप कुछ भी ले लीजिए सब कुछ मिलेगा, जैसे परचून की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, ये छोटी छोटी दुकानें ऐसी होती हैं, कन्फेक्शनरी की दुकान, ये ऐसी दुकानें होती हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी वस्तुएं एक साथ मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इसके बाद उधार नगद विक्रय, उधार नगद विक्रय, इनकी विशेषता होती है कि माल उधार भी दे देते हैं, क्योंकि आसपास का होने के कारण जो है आसपास के लोग होते हैं ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में लोग रहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रेजिडेंटली रहते हैं, तो वो सभी को पर्टिकुलरली जानते भी होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो मेरे आसपास ही रहता है, तो जो उधार ले जाएगा वो वापस कर देगा। तो उधार और नगद दोनों तरह से वे माल को बेचते रहते हैं। इसके बाद आता है कम पूंजी, इनको बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इनको बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी बहुत पूंजी में भी इनका व्यवसाय आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उपभोक्ताओं को सीधा माल बेचना, उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचना, सीधे माल बेचना या विक्रय करना, डायरेक्ट कस्टमर से इनका अटैचमेंट होता है, कस्टमर को बाय फेस ये सभी लोगों को जानते होते हैं और उनको डायरेक्टली ही माल बेचते हैं। ठीक,
उधार और नगद दोनों तरह से भी बेच सकते हैं। इससे पहले वाले शीर्षक में ये आया है। सजावट, दुकान की सजावट भी करते हैं, ये दुकान की सजावट भी करते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए, दुकान को अच्छा सा सजाने के लिए, दिखाने के लिए, जिससे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों। क्योंकि आजकल जैसे आप देखते हैं चकाचौंध का ज़माना है, तो ग्राहक जो है जहाँ पर ज़्यादा साफ़ सफाई या सजावट होती है वहीं पे जाना पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है फुटकर व्यापार की विशेषताएं हो जाता है। इसके बाद आंतरिक व्यापार में जो है हमारी और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे इसके बाद आता है आपका विभागीय भंडार। ये सब आपका जो है इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत ही आता है। विभागीय भंडार इसको डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं। विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। विभागीय भंडार के बारे में यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ बहुत बड़े बड़े शोरूम टाइप से दुकानें होती हैं। ये ऑलमोस्ट सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नगर हैं या जिला स्तर के जो रेजिडेंटल हैं वहाँ पर सभी जगह ये देखने को मिलते हैं। जैसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पर आप यदि कभी गए हैं तो एक ट्रॉली सी दे दी जाती है, उसमें उन वस्तुओं को उठाकर रखा जाता है और वहाँ से फिर एक कैश काउंटर पर ले जाकर उन वस्तुओं का बिल बना लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाते हैं। मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ एक छत के नीचे मिल जाती हैं और ग्राहक अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, हर कंपनी की वस्तुएं वहाँ पर होती हैं, अपनी इच्छा से जिस वस्तु को लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। इसका जो जन्म हुआ ये फ्रांस से, सबसे पहले इसका जो प्रकाशन किया गया वो फ्रांस में किया गया। कहाँ पर किया गया? फ्रांस में। फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे सब जगह हर देशों में फैलता चला गया। इसकी स्थापना जो हुई फ्रांस में हुई और 1852 में हुई। ठीक है जी, 1852 ईस्वी, 1852 में इसकी स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के मध्य इसने इंग्लैंड में प्रवेश किया और अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में ये सब लगभग पूरे ही विश्व में फैल चुका है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा हो गया है कि एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक साथ मिल जाती हैं। विभागीय भंडार का मतलब बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रेता की दुकानों से है, जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत कई विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग को एक विशेष वस्तु से, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से उसको सजाया जाता है और वहाँ से उस वस्तुओं को विक्रय किया जाता है। ठीक, तो ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ। इसके बाद विभागीय भंडार के कुछ लाभ आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको इसके लाभ। बड़े पैमाने पर लाभ होता है जब एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं एक साथ होने के साथ साथ जो है उन सभी को एक साथ बेचा जाता है, तो बड़े पैमाने पर उनको लाभ होता है जो व्यक्ति उसको बेचते हैं। दूसरा, विज्ञापन में मितव्ययता होती है, एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत दूर से वो दिखाई देता है और लोग उसका प्रचार अपने आप ही करते रहते हैं। ग्राहकों को क्रय करने में सुविधा होती है, ग्राहक आसानी से वस्तुओं की, अपनी पसंद की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। व्यय मितव्ययता होती है, वस्तु का चुनाव संभव हो जाता है, एक्सपेंसेस कम से कम होंगे और वस्तुओं के चुनाव में आसानी रहती है।
ठीक, ये इसकी कुछ बेनिफिट्स, कुछ लाभ इसके होते हैं। इसके बाद आता है आपका एक सुपर बाजार। सुपर बाजार, सुपर मार्केट अर्थात ऐसा बाजार जहां पर जैसे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ठीक उसी प्रकार से आपका सुपर बाजार होता है। ठीक है, तो ये आपके डिपार्टमेंटल और सुपर बाजार हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।